प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार। क्या? कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार, जो कि यूपीएससी, यूजीसी, नेट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में बेटा किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा ही जाता है। यस, ध्यान दें, आज का हमारा लेक्चर क्या है? कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 38। यस, चलिए अब देखो बेटा, चूँकि आज हमारा जो लेक्चर है वो आर्थिक प्रशासन के संदर्भ में है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा हम कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी जो विचार हैं उनको कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के आधार पर बताएंगे। अब अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं बेटा? 15 अधिकरण हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दें, देखिएगा, चूँकि हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं। कौटिल्य से पहले हमने आपको मनु बताया था, मनु की मनु स्मृति 12 अध्याय है, ये बताया था। और फिर हमने आपको ये बात भी समझा दी है, और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक भारतीय विद्यार्थियों को इस बात का पता होगा कि भाई प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ माने जाते थे। कितने पुरुषार्थ माने जाते थे बेटा? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत इन 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्राथमिकता दी है, प्रधानता दी है। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जब प्रधानता की बात आती है, महत्व की बात आती है, प्रथम स्थान की बात आती है, तो मनु ने धर्म को प्रथम स्थान दिया है। इसलिए मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री हैं, या राजशास्त्री नहीं, एक धर्मशास्त्री हैं। जबकि कौटिल्य ने भी बेटा 4 पुरुषार्थों को स्वीकार किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन कौटिल्य ने धर्म के स्थान पर यस अर्थ को प्रधानता दी है। अर्थ अर्थात धन, अर्थ को प्रधानता दी है। इसीलिए हम ये कहेंगे, चूंकि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, एक यथार्थवादी विचारक हैं। कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है, इसमें इन्होंने राजशास्त्र अर्थात दंड के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि कौटिल्य ने जो अपनी रचना अर्थशास्त्र लिखी है बेटा, इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में इन्होंने आदर्शवादी और यथार्थवादी राजनीति का समन्वय किया है। इसीलिए मैं उदाहरण दूंगा यहाँ, इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ आपसे कोई पूछ ले कि कौटिल्य यथार्थवादी विचारक कैसे हैं, तो बेटा इन्होंने वास्तविक रूप में व्यवहारिक राजनीति के बारे में लिखा है। क्या? व्यवहारिक राजनीति के बारे में लिखा है। और इनके जितने भी विचार हैं राज्य, राजा, प्रशासन के बारे में, वो सब वास्तविक रूप में व्यवहारिक हैं, काल्पनिक नहीं हैं। इसलिए यथार्थवादी हैं, है ना? ये क्या है? यथार्थवादी हैं। अब आदर्शवादी भी, आदर्शवादी क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है क्या कि जैसे मान लीजिएगा हम कहें कि राजकोष की उन्होंने चर्चा की है कि भी कोष भरा पूरा होना चाहिए, तो कोष भरा पूरा होना चाहिए, लेकिन इस कोष को भरा पूरा रखें, इसका लक्ष्य केवल एक ही है, प्रजा हित, प्रजा कल्याण। तो ये लक्ष्य है इसका, प्रजा हित, प्रजा कल्याण। तो ये आदर्श की बात होगी। इसका मतलब ये होगा कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में यस आदर्श और यथार्थ इन दोनों का सुंदर समन्वय किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है, इसमें आदर्शवादी और यथार्थवादी राजनीति का सुंदर समन्वय किया गया है ना? जबकि हम अगर यूनान की बात करें तो प्लेटो की रिपब्लिक में केवल आदर्शवादी राजनीति की बात की गई है? और अरस्तु की जो रचना है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं, है ना, इनकी रचना क्या? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के अंतर्गत इन्होंने वास्तविक रूप में यथार्थवादी राजनीति की बात की। तो अलग अलग बातें हो गई, है ना? ये तो मैं कहूँगा कि यूनान की बात होगी, पश्चिम की बात होगी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हमारा जो कौटिल्य इसकी जो रचना अर्थशास्त्र है, इसमें इन दोनों का समन्वय किया गया है। मतलब आदर्शवादी और यथार्थवादी राजनीति का सुंदर समन्वय किया गया है। अतः इसी रूप में आपको जो है कौटिल्य के प्रत्येक विचारों को समझना है, चाहे राज्य संबंधी विचार हो, राजा संबंधी विचार हो, है ना, आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार हो, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार हो,
कार्मिक व्यवस्था संबंधी विचार हो, हैं, इसी के साथ में इसका जो राष्ट्र संबंधी विचार हैं, भले ही कौटिल्य का कोई भी विचार क्यों ना हो, उसमें आपको मूल बात ये ध्यान रखनी है, क्या बेटा, फिर बता रहा हूँ मैं, कि इन्होंने चारों पुरुषार्थों में अर्थ को प्रधानता दी है, धन को प्रधानता दी है ना, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी जो है धन को प्रधानता दी है। इसके बाद में जो दूसरी बात आती है वो ये आती है क्या, कि इन्होंने आदर्शवादी राजनीति और यथार्थवादी राजनीति में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। इनके आधार पर आपको जो है कौटिल्य के विचारों को समझना है, और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। यस, क्या है, व्यवहारिक राजशास्त्री है, जबकि मनु क्या है बेटा, एक धर्मशास्त्री, मूलतः धर्मशास्त्री है मनु। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका अध्ययन करना है। यस बेटा, अब हम चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ, जैसे अब आप कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचारों को समझेंगे तो इसमें मैं आपको 4 बिंदुओं के माध्यम से सारी बातें समझाऊंगा। पहला तो ये बताऊंगा कि कौटिल्य ने जो अर्थ है, धन है, इसके बारे में क्या बताया है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या बताया है। इसके साथ ही कौटिल्य ने आय के क्या क्या स्रोत हों, इनकम के, आय के क्या क्या स्रोत हों, इसके साथ में व्यय, एक्सपेंडिचर, किन किन के ऊपर खर्चा किया जाएगा, किन किन मदों के ऊपर क्या खर्चा किया जाएगा, मतलब आय के बारे में इन्होंने क्या कहा है, व्यय के बारे में क्या कहा है। और इसी के साथ में कौटिल्य ने राजकोष, जो खजाना होता है, राजकोष को जो है बढ़ाने के लिए, राजकोष की वृद्धि के लिए क्या कुछ कहा है। और राजकोष में क्षय नहीं हो, राजकोष में जो है हम कहेंगे कि उसका जो खजाना है वो खाली ना हो, उसका क्षय ना हो, उसका पतन ना हो, उसमें कमी नहीं आए। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम जो है कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचारों को समझेंगे। चलिए बेटा, अब हम एक एक बात को लेंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है राजव्यवस्था में अर्थ एवं इसके प्रशासन का महत्व। ठीक है बेटा, चलिए नोट करेंगे। राजव्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में अर्थ एवं इसके प्रशासन का महत्व। हालांकि जो राजव्यवस्था शब्दावली, पॉलिटिकल सिस्टम शब्दावली बेटा ये आधुनिक समय की देन है। प्राचीन भारत के अंतर्गत राजव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, चलिए, अब अर्थ एवं इसके प्रशासन का क्या महत्व। अर्थ मीन्स धन। तो यहाँ कौटिल्य ने कितना अच्छा कहा है, नोट करें। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीति की अर्थशास्त्रीय परंपरा के आचार्य। अब क्वेश्चन बन गया ये क्या, कि जो कौटिल्य हैं, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कौटिल्य प्राचीन भारत की राजनीति की कौन सी परंपरा के आचार्य हैं। तो विकल्प दे दिया जाएगा, अर्थशास्त्रीय परंपरा, है ना, धर्मशास्त्रीय परंपरा, इस तरीके से विकल्प दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा अर्थशास्त्रीय परंपरा के आचार्य हैं। जबकि मान लीजिएगा मनु की बात आती है तो मनु किसके हैं, तो मनु के बारे में कहेंगे आप धर्मशास्त्रीय परंपरा के आचार्य हैं। इसको मानव संप्रदायवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इसको मनु ने अपने मनुस्मृति में जो विचार दिए उसके बारे में। ठीक है, और उनके राजनीतिक चिंतन में धर्म की तुलना में अर्थ की प्रधानता को स्वीकारा गया। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप नोट करेंगे बेटा। मतलब कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में धर्म की तुलना में अर्थ की प्रधानता को स्वीकारा गया। मतलब कौटिल्य ने धर्म की तुलना में अर्थ को प्रधानता दी है। अर्थ मतलब धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि मनु ने किसके स्थान दिया बेटा, धर्म को। इसलिए मनु मूलतः धर्मशास्त्री हैं, जबकि ये क्या है, व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। तो ये बात आपको डिफरेंस, ये तुलना करेंगे आप। मनु धर्मशास्त्री हैं, मनु ने धर्म को प्रधानता दी है। कौटिल्य ने किसको प्रधानता दी है, यस, अर्थ को, धन को प्रधानता दी है। ये एक व्यवहारिक राजशास्त्री है। ठीक है बेटा, चलिए, अब कौटिल्य कितना अच्छा लिखा है ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार, मतलब कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ये बात कहाँ लिखी इन्होंने, यस, अपने रचना शास्त्र में। क्या कहा है इन्होंने बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुख का आधार धर्म है। मतलब जैसे हम कहेंगे चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र, अलग अलग किताबें आती हैं, आप उनका अध्ययन करेंगे तो उनमें भी ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे इन्होंने कहा है सुख का आधार धर्म है। मतलब कौटिल्य कह रहे हैं भाई जो सुख होता है, मानव का जो सुख होता है, सुख का आधार धर्म है। तो ये बात तो ये कह रहे हैं, धर्म है, किंतु स्वयं धर्म का आधार धन है, अर्थ है। मतलब देखो, अब इसको नोट करेंगे। कौटिल्य कह रहे हैं सुख का आधार धर्म है, लेकिन स्वयं धर्म का आधार धन है, अर्थात अर्थ है। इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने अर्थ को, धन को जो है महत्व दिया है, प्रधानता दी है, प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने अर्थ को
नैतिक एवं भौतिक सुखों का आधार मान। नोट करेंगे, उन्होंने अर्थ को अर्थात धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को नैतिक एवं भौतिक सुखों का आधार माना। मतलब संपत्ति को नैतिक और भौतिक सुखों का आधार माना। बेटा ध्यान दें, यहाँ कितनी आधुनिक बात है कि आधुनिक समय में संपत्ति को प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता है। क्या कार्ल मार्क्स ने संपत्ति को प्रधानता नहीं दी है? यस, दी है। तो आप देखिएगा कौटिल्य कितने आधुनिक हैं। अगर आज की दुनिया में हम देखें तो वास्तविक रूप में एक विचारक है मार्क्यूजे कहते हैं कि आज का जो मानव है वह सोने के पिंजरे में कैद है। देखिएगा आप, सोने के पिंजरे में कैद है, लेकिन उस मानव को, बेचारे को क्षमा किया जाता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो गुलाम है, वो पिंजरे में बंद है। तो आज का मानव वास्तविक रूप में संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है। आज के मानव के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वास्तविक रूप में साध्य बन गई है, जबकि मानव स्वयं साधन बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हकीकत तो ये मानव स्वयं अपने आप में साध्य है, जबकि प्रॉपर्टी, संपत्ति तो हमारे लिए साधन है, उपकरण है ना, साधन है हमारे लिए। लेकिन हो क्या गया है, आज मानव के लिए संपत्ति साध्य बन गई है, जबकि स्वयं मानव साधन बन गया है, जबकि एक गलत विचारधारा है। लेकिन कौटिल्य ने इसकी तरफ जो है संकेत कर दिया था अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। बड़ी आधुनिक बात है इनकी। चलिए अब इनका अगली बात लिखा है इन्होंने अपनी रचना में, कौटिल्य ने राजनीति एवं अर्थ की घनिष्ठता को स्वीकारा है। जरा ध्यान दें यहाँ, मतलब कौटिल्य ने राजनीति एवं अर्थ की घनिष्ठता को स्वीकारा है। अब देखो बेटा, यहाँ कौटिल्य ने राजनीति एवं अर्थ मतलब धन की घनिष्ठता को स्वीकारा है। इसका मतलब यहाँ जो आधुनिक समय में हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम पढ़ते हैं ना राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, तो बेटा ये उसी की तरफ संकेत कर दिया है कौटिल्य ने। मतलब राजनीति और अर्थ की घनिष्ठता को स्वीकारा है ना। मतलब राजनीति अर्थ के ऊपर निर्भर है और अर्थ राजनीति के ऊपर निर्भर है। तो आज भी सत्य है ये बात। तो आप देखिएगा कौटिल्य वास्तविक रूप में व्यवहारिक राजशास्त्री हैं और राजशास्त्र अर्थात दंडनीति पर लिखे गए अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र का है। मतलब कौटिल्य ने जो अपनी रचना अर्थशास्त्र लिखी है, इसमें इन्होंने जो है राजशास्त्र के बारे में लिखा है। और उनका मत है कि, किनका मत है? कौटिल्य का मत है कि अर्थ द्वारा मतलब धन के द्वारा राज्य की विभिन्न प्रकृतियाँ बलवान बनती हैं। राज्य की विभिन्न प्रकृतियाँ, बेटा राज्य कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? 7 प्रकृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? कौटिल्य ने क्या बताया? स्वामी, नोट करेंगे, स्वामी राजा, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, है ना, कोष, सेना और मित्र। तो एक बात बताइएगा, अगर धन नहीं होगा, है किसी राज्य का राजकोष खाली है, तो ये प्रकृतियाँ जो है वास्तविक रूप में बलवान नहीं हो सकती हैं, बल्कि शक्तिहीन होंगी, कमज़ोर होंगी। और जब ये प्रकृतियाँ ही कमज़ोर होंगी तो वह राज्य कभी शक्तिशाली हो ही नहीं सकता और उनकी विभिन्न आपदाओं का प्रतिकार किया जाना संभव होता है। अर्थ द्वारा प्रजाजन अर्थात जनपद का पालन संभव होता है। दुर्ग एवं सेना शक्तिशाली बनते हैं, मित्र संतुष्ट होते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कौटिल्य ने जो है 4 पुरुषार्थों में अर्थ को प्रधानता दी है, जबकि मनु ने धर्म को प्रधानता दी है, चूँकि मनु जो है मूलतः धर्मशास्त्र। चलिए अब इसका दूसरा जो है पार्ट लेते हैं, दूसरा बिंदु। यस बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, हमने आपको पहले कहा था कि 4 बिंदु के माध्यम से कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचारों को समझाएंगे। पहला अर्थ, दूसरा आय, तीसरा व्यय, चौथा कोष, राजकोष। बस 4 बिंदु को समझ जाइएगा, कौटिल्य का आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार इजीली समझ में आ जाएंगे। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, आय के प्रकार एवं कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम, आय के प्रकार एवं कर प्रणाली। चलिए अब सबसे पहले हम इसके अंतर्गत लेंगे आय के प्रकार। नोट करें बेटा, आय के प्रकार एवं कर प्रणाली। इसके बाद लेंगे आय के प्रकार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कंपटीशन पूछ ली जाती है। कौटिल्य के अनुसार आय के 3 प्रमुख प्रकार हैं। नोट करें, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है आय के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा? वर्तमान, नोट करेंगे, वर्तमान, पर्युषित और अन्य जात। फिर से बोल रहा हूँ, वर्तमान, पर्युषित और अन्य जात। अब जरा इसकी व्याख्या करेंगे। जो आय, जो इनकम प्रतिदिन हो उसे वर्तमान कहा जाता है। मतलब जो इनकम प्रतिदिन हो, पर डे जो इनकम होती है उसको जो है इन्होंने वर्तमान कहा है। और जो शत्रु राज्य से प्राप्त धन हो उसे पर्युषित का है। मतलब शत्रु राज्य से जो धन प्राप्ति होती है, अर्थ प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, उसको इन्होंने पर्युषित कहा है। और अपराधियों से जुर्माने के रूप में प्राप्त जो धन होता है, आय होता है, उसको अन्य जात कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अन्य जात, है ना। तो ये जो है इन्होंने 3 प्रकार बताए। आपसे एग्जाम किसी भी में पूछा जा सकता है, तो आप इसका जो है व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा बिंदु बनाएं, सामान्य काल में आय के साधन
नोट करें सामान्य काल में आय के साधन, मतलब सामान्य काल जो होता है उसमें आय के क्या क्या साधन बताए, इन्होंने सामान्य काल के अंतर्गत आय के साधन ही बताए हैं। तो नोट करें सामान्य काल में कौटिल्य ने आय के 7 प्रमुख साधन, स्रोत और वर्ग बताए हैं। नोट करें बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जा सकता है। मतलब सामान्य काल में, नोट करें सामान्य काल में कौटिल्य ने आय के 7 प्रमुख साधन, स्रोत या वर्ग बताया। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कौटिल्य सामान्य काल में आय के कितने साधन बताए हैं, उनके नाम लिखिए। तो 7 साधन बताए हैं, इनके नाम चलो ये हैं। सबसे पहला है दुर्ग, पुर, दूसरा जनपद, राष्ट्र, खानी, सेतु, वन, ब्रज, नोट करें, एवं व्यापार वाणिज्य, नोट करें, जिसको कि वर्णिक पथ भी कहा जाता है। अब इनका विवरण है। नंबर 1, अब इनकी व्याख्या करेंगे। दुर्ग संबंधी आय, अब इन 7 की व्याख्या करेंगे। दुर्ग संबंधी आय, कौटिल्य ने दुर्ग नामक आय के अंतर्गत मुख्यतः शुल्क एवं दंड अर्थात जुर्माने की गिनती की है। इसके अलावा राज्य के कारखानों में उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री से होने वाली आय तथा देवालयों से प्राप्त होने वाली आय भी जो है दुर्ग संबंधी आय के अंतर्गत आती है। ये पहला होगा क्या, दुर्ग संबंधी आय। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा है जनपद संबंधी आय। नोट करें भाई इन्होंने 7 बताए ना, मतलब आय के 7 स्रोत बताए हैं इसके अंतर्गत सामान्य काल में। तो पहला तो क्या होगा बेटा, दुर्ग संबंधी। दूसरा है जनपद संबंधी। बेटा जनपद अर्थात राष्ट्र, जनपद से होने वाली आय के प्रमुख रूप हैं भाग, मतलब भाग में किसानों की खेती की उपज से प्राप्त आय आता है। शीता के अंतर्गत राज्य की भूमि पर की जाने वाली खेती से प्राप्त आय आते हैं। विविध में सरकारी चारागाह से प्राप्त आय आती है। और बलि के अंतर्गत जो है धनिक व्यक्तियों से प्राप्त उपहार आता है। नदीपाल, नदी के घाट पर उतराई से प्राप्त आय, नदी के घाट पर उतराई से प्राप्त आय। और कर, मतलब जो टैक्स होता है अधीनस्थ राज्यों से प्राप्त वार्षिक धन आदि। ठीक है बेटा, चलिएगा 2 हो गया। तीसरा है खानी, मतलब खानी संबंधी जो आय इसमें आएंगे खानों से प्राप्त विभिन्न रत्नों, धातुओं, लवणों आदि की बिक्री से प्राप्त आय खानी कहलाती है। खानी का मतलब, फिर से दोहरा रहा हूँ, खानी संबंधी आय मतलब खानों से प्राप्त विभिन्न रत्नों, धातुओं, लवणों आदि की बिक्री से प्राप्त जो आय होती है उसको खानी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में जो है यस चौथा है सेतु संबंधी आय। इसके अंतर्गत जो है राज्य सिंचाई की व्यवस्था करता है और इसके बदले में सिंचाई कर वसूलता है, जिसे कौटिल्य ने सेतु आय कहा है। मतलब सिंचाई जो कर वसूलता है उसको इन्होंने सेतु आय कहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट है वन, पांचवा वन। कौटिल्य ने वनों से प्राप्त आय को इसके अंतर्गत रखा है, जैसे जंगली पशुओं की हड्डी, बाल, खाल आदि की बिक्री से प्राप्त आय, औषधियों से प्राप्त होने वाली आय और शिकारगाहों से प्राप्त होने वाली आय को इसके अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है छठा ब्रज। गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर आदि की बिक्री पर राज्य जो कर प्राप्त करता है उसे ब्रज कर कहा जाता है। ठीक है बेटा, और अंतिम 7वां है वाणिज्य पथ संबंधी आय। नोट करें, वाणिज्य पथ संबंधी आय व्यापार के मार्गों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है वाणिज्य पथ कहलाती है। व्यापारियों, माल ढोने वालों, यात्रियों से प्राप्त की जाती है। ठीक है बेटा, और समस्त वाणिज्य पथ आय के 2 प्रमुख रूप हैं, ये भी नोट करेंगे। वाणिज्य पथ के भी 2 प्रमुख रूप होते हैं, जल पथ आय तथा स्थल पथ आय। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन। ठीक है बेटा, अब आय के जो ये साधन हैं इनके अलावा कौटिल्य ने अस्वामिक धन अर्थात लावारिस संपत्ति से होने वाली आय का भी उल्लेख किया है। अब नोट करेंगे क्या, अस्वामिक धन मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, जिसको लावारिस संपत्ति कहा जाता है, इससे भी जो है होने वाले आय का उल्लेख किया है। उनका मत है कि जिस अचल संपत्ति का कोई स्वामी या उत्तराधिकारी दावेदार नहीं हो वह राज्य की संपत्ति हो जाती है। तो क्या आधुनिक समय में ऐसा नहीं है? आधुनिक समय में भी ऐसा ही है। तो कौटिल्य कितनी व्यवहारिक हैं, है ना, कितने आधुनिक हैं। चलिए बेटा, अब इसके बाद में इसके अंतर्गत लेंगे हम, वो तो सामान्य काल में हो गया। अब आपातकाल में आय के साधन क्या बताएं कौटिल्य ने? कौटिल्य के अनुसार जब प्रजाजन अकाल, दुर्भिक्ष अथवा महामारी के कारण कष्ट में हो तो राजा द्वारा प्रजाजन को करों में राहत देनी चाहिए, किंतु जब बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के कारण स्वयं राज्य संकट में आया हो तो करों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि राजकोष में धन की कमी को पूरा किया जा सके। यह आपातकाल की बात होगी। अब कौटिल्य ने आपातकाल में राजकोष में आय की वृद्धि के उपाय के प्रसंग में भी जो है कुछ नीतियां बताई है जिनको कि अपनाना आवश्यक है। अब इसकी जो पहली नीति इन्होंने बताई है, नोट करेंगे, पहली नीति बताई है कि सबसे पहले प्रजाजन को राज्य में उत्पन्न आर्थिक संकट की गंभीरता के बारे में बताया जाना चाहिए और जब उनकी सहमति से जो है तब उनकी सहमति से करों की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए, अर्थात कर संग्रह में कठोरता नहीं अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्स लगाते समय कठोरता नहीं अपनाई जानी चाहिए। दूसरा है, राजा द्वारा अधिक कर केवल
एक बार ही लगाए जाने चाहिए, बार बार नहीं। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है भाई, अगर मान लीजिएगा संकट जैसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अधिक कर लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार लगाए, बार बार नहीं लगाए। और तीसरी नीति बताई, जो व्यक्ति राजा की धन से मदद करे अथवा धन संग्रह में विशेष मत दे, उन्हें पद, छत्र या पगड़ी से सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब आपातकाल में यदि कोई व्यक्ति राजा की सहायता करता है, आर्थिक सहायता करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्हें पद, छत्र या पगड़ी से सम्मानित किया जाना चाहिए। आप आधुनिक समय में देख सकते हैं, जब देश के ऊपर कोई भी संकट आता है, आपातकाल आता है, अकाल, दुर्भिक्ष कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कुछ भामाशाह होते हैं, वो निश्चित रूप में जो है आर्थिक सहायता देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपातकाल की बात होगी। अब कौटिल्य के अनुसार राज्य के आर्थिक संकट अर्थात आपातकाल का मुकाबला करने के लिए राजा को कृषि उत्पादन पर कर की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए, विशेषकर उस भूमि पर जहां पर्याप्त वर्षा होती हो। इस प्रकार वस्तुओं पर कर लगाने वाले शुल्क उनकी बिक्री पर प्राप्त की मात्रा में बढ़ा देना चाहिए और खानी और ब्रज से प्राप्त करों की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए। अब खानी और ब्रज क्या है, पीछे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, कौटिल्य ने धार्मिक अंधविश्वासों का लाभ उठाकर प्रजाजन से धन संग्रह को उचित माना और इस प्रकार के धन संग्रह के कारण कार्यों में गुप्तचरों के प्रयोग का समर्थन किया है। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने आय के सामान्य सिद्धांत ही बताए हैं। कौटिल्य ने भाग, शुल्क, ब्रज आदि करों के रूप में होने वाली आय के बारे में जो है कुछ सिद्धांत बताएं जिनका पालन अति आवश्यक है। वे सिद्धांत हैं, नंबर 1 नोट करेंगे, राजा को प्रजा रक्षण एवं प्रजा पालन के दायित्व की पूर्ति के बदले में प्रजा से कर प्राप्ति का अधिकार होता है। मतलब जब तक जो है राजा प्रजा रक्षण नहीं करेगा, है ना, प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन नहीं करेगा, तब तक जो है प्रजा पर कर नहीं लगा सकता, पहला है। दूसरा है, प्रजा पर कर धर्मशास्त्र की परंपरा के अनुसार लगाए जाने चाहिए और उनकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि प्रजा बिना उत्पीड़न के देने में समर्थ हो। मतलब कर लगाए भले ही, लेकिन जो कर लगाया जाएगा वो धर्मशास्त्र की परंपरा के अनुसार लगाए, इतना कर नहीं लगाया जाए कि जनता जो है परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए। जैसे इन्होंने कहा कि कर इस रूप में लगा जाना चाहिए जैसे कि जो भंवरा होता है ना, वो जो है फूलों से रस ग्रहण करता है, लेकिन रस ग्रहण करने के बाद में फूल मुरझाता नहीं है ना। मधुमक्खी होती है, फूलों से रस ग्रहण कर लेती है, लेकिन फूल मुरझाता नहीं है, बल्कि मधुमक्खी शहद का निर्माण कर देती है और जो शहद हमारे काम आता है और फूल भी नहीं मुरझाते। इसी तरीके से जनता के ऊपर टैक्स लगाए, कर लगाए। तीसरा है, नए अथवा ऐसे उद्योग जो अपनी शैशव अवस्था में हों, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में हों, नए नए उद्योग हों, उन पर कर नहीं लगानी चाहिए। मतलब नए नए उद्योगों के ऊपर जो है कर नहीं लगाए। वस्तुतः कौटिल्य ने इस प्रकार नए उद्योगों के लिए संरक्षण की नीति अपनाई। बेटा आप देखिएगा, नए उद्योगों के लिए संरक्षण की नीति अपनाई इन्होंने। आधुनिक समय में क्या संरक्षण की नीति की बात नहीं की जाती? की जाती है। तो कौटिल्य वास्तविक रूप में व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। अगला है इसमें चौथा, दुष्ट व अपराधी व्यक्तियों से अर्थदंड के रूप में धन की वसूली करनी चाहिए। दुष्टों के धन का हरण ऐसे ही न्यायपूर्ण होता है जैसे पके फल को, ध्यान दें, पके फल को डाल से तोड़ना। आप देखिएगा, मतलब पके फल को आप डाल से तोड़ते हैं तो एक अच्छी बात है। इसी प्रकार से दुष्टों के धन का हरण करना भी जो है न्यायपूर्ण है। तो आधुनिक समय में आप देख सकते हैं, हमारे भारत के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं काफ़ी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं कि जो वास्तविक रूप में दुष्ट लोग होते हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाती है, आज भी की जाती है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि कौटिल्य के विचार बड़े जो है आधुनिक हैं और व्यवहारिक भी हैं। पाँचवा है, राजा को अधिक आय की प्राप्ति के लिए करों की दर में अनुचित वृद्धि नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे कर वसूली के दोषों को समाप्त करके प्रजा द्वारा की जाने वाली कर की चोरी द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा धन के हरण को रोकना चाहिए। ये बात इन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। इसके बाद में जो है छठा है, आपातकाल में राजा को प्रजाजन की सहमति से ही करों में वृद्धि करनी चाहिए। मतलब जब आपातकाल हो तो ऐसी स्थिति में जो है राजा को प्रजा की सहमति लेकर के जो है करों में वृद्धि करनी चाहिए, जो है सिद्धांत इन्होंने बताया। डेफिनेटली हम कहेंगे कि कौटिल्य बड़े जो है आधुनिक व्यवहारिक राजशास्त्री लगते हैं हमें, है ना। चलिए, इसके बाद में सातवां है, जब प्रजाजन अकाल, महामारी आदि से पीड़ित हो तो राजा द्वारा प्रजाजन को करों में राहत दी जानी चाहिए। गरीब किसान मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए और उन्हें पगार के रूप में अन्न दिया जाना चाहिए। अब आप देखिएगा, कौटिल्य कह रहे हैं कि जब भाई अकाल और महामारी जैसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में जो है वास्तविक रूप में राजा के द्वारा जनता की सहायता की जानी चाहिए। बेटा आप देख सकते हैं, अभी जो कोरोना महामारी आई थी तो क्या इसके अंतर्गत भारत सरकार ने जनता की सहायता नहीं की, है ना। राज्य सरकार ने सहायता नहीं की जनता की है। तो आप देखिएगा ये सब बातें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत समय पहले लिख दी थी। इसलिए हम कहेंगे कौटिल्य के जो आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार है ना बेटा, बड़े आधुनिक लगते हैं हमें। भले ही इन्होंने जो है आज से मैं कहूँगा कि 3000 वर्ष पहले, 3000 से भी काफ़ी वर्ष पहले इन्होंने ये बातें लिख दी थी, लेकिन आज भी इनकी प्रासंगिकता है बेटा। 2 बिंदु क्लियर। इसके बाद में हम लेंगे तीसरा बिंदु, ठीक है बेटा। तीसरा होगा व्यय संबंधी विवरण। व्यय मीन्स खर्च।
अब सबसे पहले आप लेंगे व्यय के प्रकार। कौटिल्य ने व्यय के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। नोट करें, 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने व्यय के 4 प्रकार बताए हैं। नित्य व्यय, नित्योत्पादिक व्यय, लाभ व्यय, और इसके बाद में इन्होंने जो चौथा बताया है, नोट करेंगे, जो वे प्रतिदिन होते हैं अर्थात स्थायी प्रकृति के होते हैं, वे नित्य व्यय कहलाते हैं। भाई चौथा तो होगा लाभोत्पादिक व्यय। ठीक है, अब हम क्रम से बता रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको एक बार, जैसे मान लीजिएगा आपको दिक्कत आई। व्यय के 4 प्रमुख प्रकार कौन से हैं, नोट करेंगे। नित्य व्यय, नित्योत्पादिक व्यय, तीसरा है लाभ व्यय, और चौथा यहाँ आ गया लाभोत्पादिक व्यय। फिर से बोल रहा हूँ, लाभोत्पादिक व्यय, लाभ पर। ठीक है, जो व्यय प्रतिदिन होते हैं, जो प्रतिदिन खर्च होता है, उसको स्थायी प्रकृति के होते हैं, और जो नित्य व्यय कहलाते हैं। ठीक है, किंतु जब नित्य व्यय के लिए पहले से तय राशि से अधिक व्यय होता है तो उसे अतिरिक्त व्यय कहते हैं, और नित्योत्पादिक व्यय नित्य व्यय से उत्पन्न व्यय होता है, और जो खर्च लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह लाभ व्यय कहलाता है। चारों की व्याख्या होगी। किंतु जब लाभ व्यय के लिए पहले से तय राशि से अधिक होता है तो इस अतिरिक्त व्यय को, नोट करेंगे, लाभोत्पादिक व्यय, लाभ व्यय से उत्पन्न व्यय कहा जाता है। ये चारों की उन्होंने व्याख्या कर दी है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर व्यय की प्रमुख मदें क्या क्या हैं। मद मीन्स आइटम। आधुनिक समय में जब बजट बनाया जाता है, बजट आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, उसे बजट कहा जाता है। तो बजट में भी जो है आय कहाँ से होगा, है किन किन मद पर, आइटम पर खर्च किया जाएगा, व्यय किया जाएगा, इसकी चर्चा आज भी की जाती है। तो चलिए, व्यय की प्रमुख मदें कौटिल्य ने राज की व्यय की निम्न मदें बताई हैं। देव पूजा, नोट करें, देव पूजा, राज के देवालयों, यज्ञशालाओं के निर्माण, रख रखाव, पूजा पाठ आदि पर होने वाला खर्च। पितृ पूजा, मतलब वेद पाठी ब्राह्मणों मान्य श्रेष्ठ विद्वानों के निर्वाह आदि पर आने वाला खर्च। स्वस्ति वाचन, प्रजाजन में शांति एवं नैतिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील आचार्यों, ऋत्विक एवं पुरोहितों पर आने वाला व्यय। अंतःपुर राजमहल के प्रबंध एवं कर्मचारियों पर आने वाला व्यय। और 5वां महानस, मतलब राज भोजनालय, समस्त राज परिवार एवं राजमहल के पशु पक्षी के भोजन पर आने वाला व्यय। नेक्स्ट 6, दूत प्रवर्तन, मतलब समस्त राजदूत एवं गुप्तचरों पर आने वाला व्यय। नेक्स्ट सैन्य, सैनिकों, सेना के वाहनों, अस्त्र शस्त्रों पर होने वाला खर्च। नेक्स्ट 8वां गोमंडल, राज्य के पशुधन की वृद्धि और रक्षा संबंधित कर्मचारियों पर आने वाला व्यय। भृति, मतलब जो राज कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है उसको भृति कहा जाता है। भृति अर्थात वेतन। समस्त राज भृतियों के वेतन के भुगतान पर होने वाला वह, मतलब जो राज कर्मचारी होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उसके ऊपर होने वाला। नेक्स्ट 9वां दान, प्रजा के पालन कल्याण से आने वाला वह। और विष्टि, राज्य के साधारण कार्य, फिर से बोल रहा हूँ, राज्य के साधारण कार्य करने वाले मजदूरों व कुलियों पर होने वाला व्यय। और इसके बाद में जो है ये 10वां हो गया, इधर विष्टि 11वां हो गया, और 12वां हो गया उद्योग वाणिज्य, राज्य के उद्योगों के संचालन तथा राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यापार पर होने वाला व्यय। ये इन्होंने जो है व्यय के बारे में बताया है। और अंतिम जो बिंदु आता है कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार में, वो आता है बेटा कोष वृद्धि एवं कोष क्षय। कोष मतलब राजकोष, नोट करें, कोष वृद्धि एवं कोष क्षय संबंधी विचार, मतलब जो राजकोष इसकी वृद्धि के बारे में और जो राजकोष इसका पतन नहीं हो इसके बारे में भी कौटिल्य ने जो है अपनी रचना अर्थशास्त्र में अपने विचार दिए हैं। चलिए बेटा, चौथा बिंदु लिखेंगे कोष वृद्धि एवं कोष क्षय संबंधी विचार। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए बेटा, अब देखिएगा, मतलब राजा को कोष क्षय को रोकने के लिए और कोष की वृद्धि के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस संबंध में कौटिल्य के जो विचार हैं वो यहाँ पर हमने नोट कर दिए। मतलब देखो, चूँकि राजा का जो प्रमुख कार्य है, राज्य का जो प्रमुख कार्य है प्रजा रक्षण, प्रजारंजन है। भाई जनता की जीवन संपत्ति की रक्षा करना है, जन कल्याण संबंधित कार्यों को करना है, योगक्षेम से संबंधित कार्य हम ये भी कह सकते हैं। योगक्षेम में जो है योग के अंतर्गत प्रजा रक्षण आ जाएगा और क्षेम में प्रजा जो है रंजन आ जाएगा। एक में पहले में मतलब जो है योग में नकारात्मक कार्य आ जाते हैं, क्षेम में सकारात्मक कार्य आ जाते हैं, प्रजा रक्षण में नकारात्मक आ जाते हैं, प्रजा रंजन में सकारात्मक कार्य आ जाते हैं। तो ये मतलब इसकी व्याख्या करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाती है। चलिए बेटा, अब इसमें इन्होंने पहले बताया राज्य में, नोट करें, राज्य में अन्न के उत्पादन में लगातार वृद्धि होनी चाहिए।
अन्न के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो, ऐसा प्रयास किया जाए। दूसरा है राजा को उद्योगों में व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तीसरा है राजकीय आय व्यय में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। अब ये जो बात है केवल राजा को नहीं सीखनी चाहिए बल्कि प्रत्येक परिवार के मुखिया को भी सीखनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में इन्होंने जो है चौथा बताया राजभृत्यों की संख्या ज़रूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, राजभृत्य मतलब जो राज कर्मचारी है जिनको वेतन दिया जाता है, इनकी संख्या ज़रूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे राजभृत्यों को दंडित किया जाना चाहिए जो राजकोष को हानि पहुंचाते हैं। तो आज आप देखिएगा कितने ही ऐसे जो है अधिकारी होते हैं, कितने ही राज कर्मचारी होते हैं जो कि रिश्वतखोरी में लगे रहते हैं। तो ज़रा सरकारों को ध्यान देना चाहिए यहाँ। पांचवा है राजकीय आय व्यय के खातों की निरंतर परीक्षा मतलब अंकेक्षण की जानी चाहिए। आधुनिक समय में भी काम किया जाता है। और इसके बाद में छठा है कौटिल्य ने कोष वृद्धि में मानव तत्व के महत्व को स्वीकारा। अब जरा ध्यान दें, कौटिल्य ने कोष वृद्धि में जो राजकोष है उसको बढ़ाने में, खजाने को भरने में मानव तत्व के महत्व को स्वीकारा है। उनका मत है कि राजा को केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो प्रजाजन को विलासी, चरित्रहीन आदि बनाने वाले हैं। जब प्रजाजन सच्चरित्र होते हैं और आर्थिक दृष्टि संपन्न सुखी होते हैं तो कोष वृद्धि होती है। मतलब यहाँ प्रजाजन का देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ जो प्रजाजन है, प्रजाजन का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रजा जो है चरित्रहीन होगी तो ऐसी स्थिति में बड़ी भारी दिक्कत आएगी। तो आधुनिक समय में थोड़ा सा यहाँ जो है मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। ये जो है आपका चौथा बिंदु हो गया। ठीक है बेटा, तो कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी जो विचार हैं इसको आप 4 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। पहला क्या है, अर्थ का महत्व, यस। दूसरा क्या है बेटा, आय के क्या क्या स्रोत हैं। इसके बाद में तीसरा क्या है, व्यय, किन किन मदों पर क्या क्या खर्चा किया जाएगा। और चौथा जो बिंदु हो गया ये आपने देख लिया है, क्या राजकोष में वृद्धि के लिए क्या किया जाए, और राजकोष में जो क्षय होता है, राजकोष का जो पतन होता है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके बारे में भी कौटिल्य ने बड़े व्यवहारिक विचार दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ अंत में हम निष्कर्ष रूप में, सार रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। ये केवल भले ही 2-3 लाइनें हैं, 2-3 सेंटेंस है, लेकिन बेटा इसमें संपूर्ण बातें समाहित हो जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे निष्कर्ष में लिखें आप, निष्कर्ष में संक्षेप में, सार रूप में, कौटिल्य ने राज्य के आर्थिक प्रशासन के सभी पक्षों पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब कौटिल्य ने, निष्कर्ष में कहेंगे, कौटिल्य ने राज्य के आर्थिक प्रशासन के सभी पक्षों पर गंभीर रूप में चिंतन किया है। अब सब पक्ष आ गए इसमें, भाई अर्थ, धन के बारे में इसने बता दिया है। इसके बाद में इनकम कहाँ से होगी, आय कहाँ से होगी, इसके बारे में बताया है। किसके ऊपर क्या खर्चा किया जाएगा, व्यय, इसके बारे में बताया है। और राजकोष में कैसे वृद्धि हो, राजकोष के पतन को, क्षय को कैसे रोका जाए, इसके बारे में बता दिया है। और इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। आधुनिक समय में भी अगर सभी सरकार इसके ऊपर ध्यान दें तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो सकती है। चलिए, और इसलिए संपूर्ण विवरण अत्यंत व्यापक भी है। इनका जो मतलब है आर्थिक प्रशासन संबंधी विवरण है ना, बड़ा व्यापक है, विस्तृत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह विवरण पर्याप्त मात्रा में व्यवहारिक एवं यथार्थवादी। अब देखिएगा अंत में क्या बात करी, मैंने इन शब्दों से शुरुआत की थी। यह विवरण पर्याप्त मात्रा में व्यवहारिक एवं यथार्थवादी है। मतलब कौटिल्य के जो आर्थिक प्रशासन संबंधी विचार है ना बेटा, वो काल्पनिक नहीं है, कल्पना लोक की उड़ान भरने वाले नहीं हैं ये, बल्कि इनके विचार बड़े व्यवहारिक हैं, यथार्थवादी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्या, कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, एक काल्पनिक विचारक नहीं है ये, नहीं, एक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी क्या है, राजशास्त्री हैं। अब एक बात और, ये केवल यथार्थवादी नहीं है बल्कि आदर्शवादी भी है। कैसे, यहीं पर है, कौटिल्य ने इस आदर्श पर भी बल दिया है, नोट करें, कौटिल्य ने इस आदर्श पर भी बल दिया है कि कोष वृद्धि का मूल उद्देश्य प्रजापालन है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने
कौटिल्य ने इस आदर्श पर भी बल दिया है, आदर्श पर बल दिया है कि कोश वृद्धि का मूल उद्देश्य प्रजा पालन है। मतलब अब आप देखिए, इस आदर्श पर बल दिया है क्या, कि जो कोश वृद्धि है, इस कोश वृद्धि का जो मूल उद्देश्य है वो प्रजा पालन है। इसका मतलब इन्होंने आदर्श सामने रख दिया है। क्या आदर्श सामने रख दिया है, कि कोश की वृद्धि राजा करे, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, प्रजा पालन। क्या है, प्रजा पालन। तो इसका मतलब इन्होंने आदर्श की बात भी कर दी है, क्या आदर्श की बात भी की है और यथार्थ की बात भी की है। इसलिए कौटिल्य एक आदर्शवादी और यथार्थवादी विचारक हैं। कौटिल्य ने अपने रचना शास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी, क्या आदर्शवादी राजनीति और यथार्थवादी राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। यही तो कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण देन है कि कौटिल्य केवल एक काल्पनिक नहीं थे, बल्कि वास्तविक रूप में एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। और केवल व्यवहारिक राजशास्त्र नहीं है, बल्कि आदर्श की बात भी करते हैं। मतलब इन्होंने आदर्श और यथार्थ, फिर से बोल रहा हूँ, आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय किया है। जबकि प्लेटो की रिपब्लिक में केवल आदर्श की बात की गई है, यस, अरस्तू के पॉलिटिक्स में केवल यथार्थ की बात की गई है, और कौटिल्य का शास्त्र में आदर्श और यथार्थ दोनों की बात की गई है। तो बताइएगा, अब यहाँ पर रिपब्लिक और प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की पॉलिटिक्स से तुलना करते हैं, तो फिर आपको कौन सा श्रेष्ठ ग्रंथ दिखाई देता है? भले ही प्लेटो की रिपब्लिक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, अरस्तू की पॉलिटिक्स विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी तो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें तो आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय किया गया है। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ आपको, यही तो बात समझने की, इसके अंतर्गत कौटिल्य को समझना है तो ये बात समझना निहायत जरूरी है कि इन्होंने आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय किया है। यही कौटिल्य की देन है, यही भारत की देन है, यही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप कौटिल्य के आर्थिक प्रशासन संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।